नमस्कार साथियों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम जो है डिस्कस कर रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में और हमारे जो है 2 पार्ट वैसे ही ऑलरेडी हो चुके हैं और आज का जो है हम उसके आगे जो है कंटिन्यू करेंगे और इसमें जानेंगे पूर्ण रूप से जो है भारतीय राज व्यवस्था में जो पंचायती राज व्यवस्था सम्मिलित हैं उसका एक निष्कर्ष रूप में आप अब जो है अच्छे तरीके से इस व्यवस्था को समझ चुके होंगे। ठीक है दोस्तों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी तैयारी को जारी रखिए पीएससी अड्डा के साथ। और आज के लिए मोटिवेशनल थॉट है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुंदरों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आप लगे रहिए अपनी तैयारी के साथ इसी बेहतरीन थॉट के साथ। और ये थॉट जो हमें भेजा है गितेश गुप्ता ने, और आप भी जो है मुझे मोटिवेशनल थॉट भेज सकते हैं, इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मुझे अच्छा लगता है तो मैं यहाँ पर उसे मेंशन जरूर करूँगा। तो दोस्तों, अपनी तैयारी में इसी प्रकार से जोशीले तरीके से जो है जारी रखिए। ठीक है, लास्ट टाइम पे दोस्तों हमने देखा है रिसेंटली वीडियो में कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है उसमें जिला परिषद, खंड पंचायत और ग्राम पंचायतें होती हैं। ठीक है, और उसमें हमने देखा है इन चारों के जितने भी जो है कार्य हैं कि ये क्या क्या करते हैं उनको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं कि जो ग्राम पंचायतें होती हैं उनके कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ समितियां बनाई गई हैं दोस्तों। तो इसमें 4 समितियां जो हैं ग्राम पंचायतों के लिए कार्य करती हैं। फर्स्ट है दोस्तों विकास कमेटी। ये विकास कमेटी क्या करती हैं, कृषि, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण विकास जो है योजनाएं उससे संबंधित जो है उनका निर्माण करने के लिए जो है ये स्पेशली रूप से कार्य करती हैं। यानी कि गांव में जो है कृषि का विकास करना, जो गांव में ग्रामीण उद्योग लगे होते हैं या ग्रामीण से जो योजनाएं होती हैं उनका जो है डेवलपमेंट करने का कार्य जो है इस विकास कमेटी का होता है, जो ग्राम पंचायत के लिए कार्य करती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों शिक्षा कमेटी। ये कमेटी है, इसके द्वारा ग्राम पंचायत शैक्षिक कार्यों का प्रबंध करती हैं तथा 73वें संविधान संशोधन के बाद प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों पर ग्राम पंचायतों का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया है। जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं दोस्तों उसके ऊपर जो है ग्राम पंचायतों का नियंत्रण इस एक्ट में किया गया था, जिसके द्वारा ग्राम पंचायत प्राथमिक शिक्षा में भोजन प्रबंध से लेकर छात्रवृत्ति से आवंटन तक विद्यालयों को कार्यों की जो है निगरानी करती हैं। ठीक है, ये कमेटी दोस्तों स्पेशल रूप से जो प्राथमिक और जो माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए कार्य करती हैं। उनमें जो भोजन की व्यवस्था से लेकर जो छात्रवृत्ति हैं उनको जो है विद्यार्थियों तक जो है पहुंचाने के कार्यों संबंधित जो है ये निगरानी का कार्य भी करती हैं। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों एक और कमेटी लोकहित कमेटी। इसके द्वारा जन स्वास्थ्य एवं ग्रामीण कार्य से संबंधित कार्य या मामलों की देखभाल की जाती है। यानी कि गांव में स्वास्थ्य संबंधित जो है क्या कार्य चल रहे हैं, किस प्रकार से जो है वहां पर व्यवस्था है स्वास्थ्य के लिए, उन पे संबंधित जो है कार्य कौन करती है, तो ये लोकहित कमेटी करती है। इसके बाद है समता कमेटी। ये समता कमेटी इसके द्वारा जो है महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोगों के कल्याण के लिए कार्य संपादित करती है। यानी स्पेशल जो वर्ग हैं दोस्तों, महिलाओं, बच्चों और SC ST OBC वर्ग जो हैं इनके लिए ये जो समता कमेटी है इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके कल्याण के लिए जो है कुछ जो है कार्यों को स्थानीय स्तर पर जो गांव होते हैं उनको जो है उनके लिए कार्य संपादित करती हैं। दोस्तों, ये 4 कमेटियां थी ग्राम पंचायतों के लिए। अब दोस्तों हम देखते हैं कि पंचायतों के अधिकार क्या क्या दिए गए हैं। तो राज्य विधानसभा विधि निर्माण करके पंचायतों को कर लगाने यानी कि टैक्स लगाने और उनको वसूलने की जो है शक्ति प्रदान कर सकती हैं। अक्सर दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि जो पंचायतें होती हैं वो कहाँ से कर वसूलती हैं, तो वहां पर आता है दोस्तों ये जो मेले और हाट लगाए जाते हैं उनसे जो है वहां पर जो व्यवस्था होती है उसके द्वारा जो है पंचायतें कर को जो है वसूलती हैं। परंतु यहाँ पर जब हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो जो राज्य की विधानसभा होती है, कानून बनाने वाली संस्था होती है, वो अगर कानून निर्माण करती है तो उनके अकॉर्डिंग पंचायतों को कर लगाने यानी टैक्स लगाने और उनको वसूल करने की पावर मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद है सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं तैयार करना, ये इनका अधिकार है, तथा इन योजनाओं को लागू करना। यानी आप समझ चुके होंगे दोस्तों कि जो एक सरकार सत्ता में रहकर कार्य करती है वही अधिकार किसको दिया गया है, स्थानीय स्तर की जो सरकार बनती है पंचायतों के स्तर पर वो जो है ये कार्य करती है, उनको ये अधिकार दिए गए हैं।
इसके बाद पंचायतों को क्या अधिकार नहीं है, ये भी देख लेते हैं हम कि पंचायतों को कानून बनाने का जो है अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून बनाने के लिए केंद्र में दोस्तों संसद है और राज्य सरकार में कौन कानून बनाती है, तो राज्य विधानसभा या विधायिका। ठीक है। इसके बाद है अनुच्छेद 243G में प्रावधान है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं को प्राप्त होने वाले विषय राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाएंगे। तो अभी दोस्तों हम रिसेंटली देखे हैं कि जो पंचायतों में 29 विषय सम्मिलित हैं और इसी प्रकार से जो विषय दिए जाते हैं नगर पालिका होगी चाहे पंचायत, उनके लिए जो विषय डिसाइड है वो राज्य सरकारों द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे कि कौन से विषय पर ये पंचायतें कार्य करेगी या नगर पालिकाएं जो कार्य करेगी, ये इस अनुच्छेद में दिया गया है। ये अधिकार राज्य सरकार डिसाइड करेगी। ठीक है, परंतु ये अधिकार इनको नहीं है, ऐसा इसमें आता है। ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि विभिन्न राज्यों में पंचायतों के खंड स्तर पर विभिन्न नाम। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान में पंचायत कमेटी के नाम से खंड पंचायत को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे क्षेत्र कमेटी और पंचायत कमेटी बोला जाता है। असम में आंचलिक पंचायत कमेटी, उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में इसे आंचलिक पंचायत कमेटी कहा जाता है। यानी कि जो सेकेंड लेवल पर होती है खंड पंचायत खंड स्तर पर, तो उसे जो है विभिन्न नाम दिए गए हैं हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में। तो वहीं आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, जनपद जो है पंचायत कहा जाता है, खंड पंचायत को। ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक और गुजरात में तालुका परिषद बोला जाता है इसे, और तमिलनाडु में पंचायत संघ जो है इसे नाम दिया गया है। इसके अलावा जो है जिला परिषद के भी विभिन्न नाम बताए गए हैं दोस्तों। तो अलग अलग राज्यों में जो जिला परिषद के नाम हैं वो हैं, जैसे कि असम में महाकमा परिषद बोला जाता है और तमिलनाडु में जिला विकास परिषद, और पंजाब, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, उड़ीसा और यूपी और पश्चिम बंगाल में इसके जिला परिषद जो है बोला जाता है। ठीक है। तो ये तो आप नॉर्मली रीड कर सकते हैं, इसे ज़्यादा कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वैसे पंचायतों का विस्तार, ये हम देखते हैं दोस्तों कि पंचायतों का विस्तार, अभी आपने देखा कि 73वां एक्ट जो है लाया गया था 1992 में, और जब लागू हो गया पूरे भारत में, तो यहाँ पर पंचायतों का विस्तार क्या है दोस्तों, इसे समझिए कि 1995 में पंचायती राज का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार दिया गया। पंचायत एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरा एक्ट। तो दोस्तों ये 1995 में पेशा एक्ट लाया गया था। ठीक है, हमारी संसद के माध्यम से। और ये जो एक्ट है वो क्या है, हमने इस एक्ट का एक जगह डिस्कशन और भी किया था, अनुसूचित जो जनजाति वाला टॉपिक था, हमने कमीशन देखा था, उसमें भी पेशा एक्ट का उल्लेख हुआ था दोस्तों। तो ये पेशा एक्ट क्या है कि हमने 12 जो अनुसूचियां पढ़ी हैं उसमें 5वीं और 6ठी अनुसूची में क्या है दोस्तों कि अनुसूचित क्षेत्रों से संबंधित बात की गई है, और जो जनजाति इलाके हैं वहां पर प्रशासन से संबंधित बात आती है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे स्पेशल रूप से जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं 7, तो उनमें क्या होते हैं कि स्पेशल रूप से जो है प्रशासन को संचालित करने के उन्हें विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो वहां पर जब ये एक्ट तो बना दिया गया, परंतु पूर्ण रूप से जो है वहां पर जो पंचायती राज व्यवस्था है वो लागू न हो पाई, क्योंकि वहां उन्हें विशेष अधिकार हैं और उनके हिसाब से वो जो है इसे क्रियान्वित कर सकते हैं। तो फिर ये पेशा एक्ट दोस्तों लाया गया 1995 में, और इसके माध्यम से क्या किया गया कि जो चिन्हित क्षेत्र हैं स्पेशल रूप से जहां पर प्रशासन संचालित करने की पावर है, वहीं तो वहां पर क्या किया गया, इस पंचायती राज का विस्तार दिया गया। ठीक है। अब इसके बाद है दोस्तों दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में कमेटी 1996 ने यह अनुशंसा की है कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित क्षेत्रों में भी होना चाहिए। तो ये इस कमेटी ने बोला था दोस्तों कि पंचायतों का विस्तार होना चाहिए अनुसूचित चिन्हित क्षेत्रों में, और इन पंचायतों में ज्यादातर अनुसूचित जनजाति के लिए ही आरक्षित होने चाहिए, यानी एसटी वर्ग के लिए दोस्तों इन पंचायतों में ज्यादा आरक्षण जो है दिए जाने की बात इस कमेटी ने कही थी। अब नोट है दोस्तों स्पेशल रूप से कि 83वें जो संविधान संशोधन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण नहीं होगा। ये इस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश में एससी वर्ग के लिए आरक्षण पंचायतों में नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कि इसे कहाँ प्रयोग नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो ये एक्ट है पंचायतों वाला, ये कहाँ पर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो जो नागालैंड राज्य, इसके बाद मिजोरम और मेघालय के जो अनुसूचित व जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर ये लागू नहीं हो पा रहा है। इसके बाद मणिपुर राज्य की जनजातियां जो परिषदों हैं वहां पर भी, और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के जो स्वायत्त शासी
पर्वतीय क्षेत्र में इसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों ये जो इलाके हैं नागालैंड, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं दोस्तों, इसमें ये जो एक्ट है पंचायत संबंधित, ये पूर्ण रूप से जो है लागू नहीं है, वहाँ पर ये प्रयोग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं पंचायती राज और सामाजिक न्याय। ठीक है, तो पंचायती राज के माध्यम से भारत में सामाजिक न्याय प्रदान किया गया है। लोगों को सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए पंचायतों द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जा रहे हैं। जो पंचायतें हैं वो सामाजिक न्याय के लिए कुछ कार्य कर रही हैं। वो किस प्रकार के कार्य, वो हम देखते हैं कि ग्राम सभा अपनी योजनाएं अपनी बैठकों के माध्यम से बनाती हैं। जो ग्राम सभा हमने डिस्कस की हैं, वो क्या करती हैं, अपनी बैठकों के माध्यम से योजनाएं बनाती हैं, जिससे जो है स्थानीय लोगों को सुविधाएं देने में आसानी होती है। ठीक है, योजनाएं जब स्थानीय स्तर पर बनेगी दोस्तों ग्राम सभा के द्वारा, तो वहां पर उन योजनाओं का जो डायरेक्ट जो है मिलने का आसान रूप में जो है कहाँ पर होगा, वहीं स्थानीय लोगों जहाँ पर योजनाओं का निर्माण होगा वहीं आसानी रूप से जो है योजनाओं का लाभ जो है उन्हें मिल जाएगा। इसके बाद APL और BPL कार्ड का जो निर्धारण ग्राम प्रधान द्वारा किया जाता है, यानी कि जो बिलो पावर्टी लाइन और अपर पावर्टी लाइन वाले कार्ड धारक होते हैं, तो उनको जो है कार्ड देने का जो निर्धारण है वो कौन करता है, जो ग्राम प्रधान यानी कि सरपंच होता है उसके द्वारा जो है किया जाता है। तो आप देखेंगे दोस्तों कि काफ़ी समस्याएं जो है, जैसे कि अगर कोई ज़्यादा भी कमाता है तो वहाँ पर वो जो है कम आय दिखाकर जो है सरपंच द्वारा जो है एक BPL कार्ड भी जो है प्रोवाइड हो जाता है, जो एक समस्या बनी हुई है अभी भी। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक न्याय की बात करें हम, तो खाद्य सुरक्षा बिल जो हमने स्पेशल रूप से कवर किया 2013 में आया था। इसके बाद मिड डे मील योजना जो 1993 के समथिंग आई थी, विद्यालयों में जो है भोजन प्रोवाइड करने संबंधित। इसके बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS सिस्टम जैसे योजनाएं जो हैं ग्राम प्रधान यानी कि सरपंच की देखरेख में चलाई जा रही हैं। ठीक है, यानी कि स्थानीय स्तर पर जो ग्राम प्रधान है सरपंच के द्वारा जो है उनकी निगरानी में ये कार्य किए जा रहे हैं। इसके बाद है प्राथमिक व माध्यमिक स्तर के जो विद्यालयों का प्रबंधन भी कौन करता है, तो ग्राम प्रधान ही जो है उनके द्वारा किया जाता है। सरपंच ही जो है जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय होते हैं उनका मैनेजमेंट देखता है। अब इसके बाद है दोस्तों पंचायती राज और लैंगिक न्याय। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। ये मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। जिसका प्रभाव क्या है दोस्तों कि महिलाओं ने पहली बार शासन में बड़े स्तर पर भागीदारी की है। अब दोस्तों आप यहाँ पे समझिए कि अगर यहाँ पर स्पेशली रूप से जब उनको आरक्षण दे दिया गया है पंचायतों में, तो वहाँ पर जो सीटें आवंटित होती हैं पंचायतों में, तो वहाँ पर जब सीटें महिलाओं को स्पेशल रूप से दी गई हैं, तो वहाँ पर क्या होगी, जो महिलाएं हैं वो अपने घर से बाहर निकलकर जो है राजनीति में प्रवेश करेगी, चुनाव लड़ेगी और चुनाव के माध्यम से कहाँ पर शासन में बड़े स्तर पर वो जो है सम्मिलित होगी। तो इस जो आरक्षण दिया गया है इसकी वजह से क्या है, एक लैंगिक न्याय जो है मिलता है दोस्तों, ताकि जो महिलाओं की जो भागीदारी है, महिला सशक्तिकरण वो जो है बढ़े। ठीक है, इसके बाद है पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के द्वारा उनकी राजनीतिक चेतना में वृद्धि हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया वो जागरूक हुई हैं इनकी वजह से कि हमें जो है राजनीति में सम्मिलित होना चाहिए पंचायतों के स्तर पर। इसके बाद निर्णय निर्माण, इसके बाद में उसमें भागीदारी वृद्धि, जो महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका है। इसके बाद है महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं बनाई हैं और पंचायती राज के प्रभाव ने महिलाओं को चौखट तक पहुंचा दिया है। ठीक है, जो महिला कभी जो है अपने घर से बाहर निकलने की नहीं सोचती, तो इस पंचायती राज के कारण दोस्तों उन्हें जो आरक्षण दिया गया है, लैंगिक न्याय जो उन्हें प्रोवाइड किया गया है, उसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो है अब जागरूक हुई है, राजनीतिक चेतना में उनकी वृद्धि आई है और वो अपने घर से बाहर निकलकर जो है इन आरक्षण का जो है उपयोग भी कर रही हैं और महिला सशक्तिकरण हेतु जो है काफ़ी जो है भागीदार जो है सम्मिलित हो रही हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं इसके नकारात्मक पक्ष क्या है। पंचायती राज व्यवस्था आप समझ चुके हैं कि सामाजिक न्याय दे रही है, लैंगिक न्याय प्रदान कर रही है और उसका स्तर क्या है, वहाँ पर भी आप देखेंगे स्थानीय स्तर के रूप में जो है वो कितनी जो है लाभ पहुंचा रही हैं। परंतु यहाँ पर इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं, वो भी हम देखते हैं कि अभी भी जो स्वतंत्र महिलाएं हैं वो पंचायतों का चुनाव नहीं जीतती। यानी कि जो स्वतंत्र रूप से महिलाएं होती, जैसे कि घर में से अगर कोई एक महिला है वो अगर पंचायत में चुनाव लड़ने का डिसीजन ले लेती है, तो वहां पर वो चुनाव नहीं जीती, क्योंकि वो चुनाव तो खुद प्रचार करती है, परंतु वहां पर एक मानसिकता होती है दोस्तों गांव में कि महिलाएं को एक हीन भावना की दृष्टि से देखा जाता है, या फिर इस प्रकार की सोच रहती है कि एक महिला जो है किस प्रकार से शासन चलाएगी या गाँव को जो है संभालेगी। तो वहां पर जो है स्वतंत्र जो महिलाएं होती वो चुनाव नहीं जीत पाती। ये आप
भली भांति समझ सकते हैं अगर आप किसी गांव से बिलोंग करते हैं। इसके बाद बल्कि वही जीतती हैं दोस्तों जिन्हें पुरुषों का समर्थन होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि अक्सर जो आपने देखा होगा कि जो गांव के स्तर पर कोई महिला अगर खड़ी भी हो जाती हैं, उनका जो आरक्षण दिया गया उनके वजह से, तो उनके जो हस्बैंड होते हैं, उनके जो पुरुष होते हैं, उनका ही जो है दबदबा होता है और उन्हीं की जो है पावर का यूज करते हैं। जो वाइफ सरपंच बनती है परंतु उनके पीछे जो है पुरुषों का जो है पावर चलती है और वो पीछे से जो है शासन चलाते रहते हैं गाँवों में, ठीक है। और आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो पुरुषों का समर्थन होता है वही जो है महिलाएं जीती। तो ये इसका एक नकारात्मक पॉइंट हमें समझ में आता है और देखने को मिलता है। इससे प्रधान पति की धारणा का विकास हुआ है, यानी कि अगर लैंगिक न्याय तो प्रदान कर रहे हैं परंतु पति जो है वो आगे ही जो है इसकी वजह से नजर आता है, क्योंकि वास्तव में हम यहाँ पर बात तो कर रहे हैं कि दोस्तों कि लैंगिक न्याय दिया गया है, परंतु वास्तव में ऐसा क्या हो रहा है ये तो आप समझ ही सकते हैं। फिर इसके बाद है कि भारत में अभी भी जाति विभाजन गहरा है, इसलिए महिलाओं की एकीकृत पहचान निर्मित नहीं हो पा रही, यानी कि वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हो पा रही हैं महिलाएं, ठीक है। इसके बाद है पंचायती राज और विकेंद्रित नियोजन। पंचायती राज में विकेंद्रित नियोजन का प्रयोग किया जा रहा है जिससे नियोजन अधिक प्रभावी हुआ है। अब ये विकेंद्रित नियोजन का मतलब क्या है दोस्तों? हमने देखा है कि पंचायती राज व्यवस्था के सम्मिलित होने से जो शक्तियों का विकेंद्रीकरण है वो जो है हमारी राज्य व्यवस्था में जो है सम्मिलित हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों विकेंद्रित नियोजन का मतलब क्या है? जो प्लानिंग है, अगर पंचायती राज व्यवस्था में अगर पंचायतों में कोई प्लानिंग जो है निर्माण किया जाता है, यानी कोई योजना बनाई जाती है, तो उस योजनाओं का जो है विकेंद्रित जो है ये बनती है। किस प्रकार से? जैसे कि पंचायत जो योजना बनाएगी, योजना बनाकर उसे खंड पंचायत को भेजती है ब्लॉक लेवल पर, और फिर उस ब्लॉक लेवल पर जो पंचायत होती है दोस्तों वो क्या करती है? जनपद परिषद यानी कि जो जिला परिषद होती है, जिले में पंचायत उसको भेजती हैं और वो योजना फिर जनपद परिषद जो जिला परिषद होती है वो राज्य सरकार को सौंपती हैं। यानी कि अगर पंचायत तो के द्वारा कोई योजना निर्माण की जाएगी तो उसे जो है एक के बाद जो है एक स्तर पर जो है पहुंचाया जाता है। तो इसे ही विकेंद्रित नियोजन जो है बोला जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं पंचायती राज और नौकरशाही। पंचायती राज की स्थापना के बाद से पंचायतों के जो प्रतिनिधि हैं तथा नौकरशाही यानी कि जो अफसर होते हैं, इन दोनों लोगों के बीच जो है विकास के लिए जो है मिलकर ये कार्य कर रहे हैं। यानी कि पंचायतों के प्रतिनिधि जो है हो गए, जो सदस्य और अध्यक्ष जो चुने जाएंगे पंचायतों में वो, और जो नौकरशाही यानी जो अफसर होते हैं जिले और जो ब्लॉक लेवल पर, तो वो क्या करते हैं दोस्तों? ये दोनों मिलकर जो है विकास के लिए जो है डेवलपमेंट के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे लोगों का विकास ज्यादा प्रभावी हो पाया है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों? जब पंचायती राज और नौकरशाही दोनों में तालमेल होगा, दोनों जो है साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो वहां पर क्या होगा? सहभागी प्रशासन का विकास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसमें जो है समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद है नेक्स्ट कि पंचायती राज ने भारत में नौकरशाही की शक्तियों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण लगा दिया है। ये कैसे दोस्तों? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी, तो ना तो ग्रामीण लेवल पर ना जो है ब्लॉक लेवल पर कोई पंचायत कार्य कर रही थी। वहां पर आप क्या देखेंगे कि जो नौकरशाही होती थी उनका जो हस्तक्षेप है वो काफी बढ़ जाता था। जो जिले के लेवल पर जो अफसर होते थे या फिर ब्लॉक लेवल पर भी जो है अधिकारी होते थे, तो वो क्या करते थे? अपनी पावर्स का जो है गलत उपयोग जो है करते थे, और उनकी वजह से जो है योजनाओं में आप देखेंगे कि पूर्ण रूप से जो केंद्र से योजना आती है या राज्य सरकार से, तो वहां पर जो है उनका स्थानीय रूप तक जो है पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और नौकरशाही की जो लाल फिताशाही होती है, यानी कि उन योजनाओं का जो है लाल फाइलों में जो है दबा देने की जो प्रोसेस होती है, उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों? जो नौकरशाही की पावर्स है वो बढ़ गई थी। तो जब पंचायती राज व्यवस्था अब सम्मिलित हो गई है तो इसकी वजह से क्या हुआ? नौकरशाही की जो है शक्तियों में प्रभावी रूप से नियंत्रण लग गया है। इसके बाद है पंचायती राज के द्वारा नौकरशाही की भूमिका में लचीलापन आ गया है। यानी कि अब नौकरशाही भी जो है पंचायती राज जो होते हैं पंचायती के प्रतिनिधि उनके साथ जो है मिलकर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद गांव के स्तर पर ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान जो है मिलकर कार्य कर रहे हैं, यानी कि सरपंच और ग्राम विकास जो अधिकारी होते हैं वहां पर गाँव के लेवल पर कार्य करते हैं। इसके बाद खंड के स्तर पर खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्लॉक प्रमुख जो है उसकर मिलकर कार्य करते हैं। और जिला स्तर पर जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पर मिलकर कार्य करते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों पंचायती राज और नौकरशाही दोनों जो है तालमेल बैठाकर जो है विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों पंचायती राज और मनरेगा। सबसे पहले मनरेगा क्या है दोस्तों? मनरेगा को 2 फरवरी 2006 से
200 जिलों में लागू किया गया। दोस्तों ग्रामीण स्तर में जो है मजदूरों को काम के अधिकार प्रोवाइड करने के लिए एक एक्ट लाया गया 2005 में नरेगा के नाम से, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट ये लाया गया था 2005 में, और 2006 में इसे 200 जिलों में लागू कर दिया गया तथा बाद में 1 अप्रैल 2008 से इसे समूचे भारत में लागू कर दिया। यानी कि 2009 के आसपास का टाइम मुझे अब याद है दोस्तों कि 2009 से इसे संपूर्ण भारत में ये महात्मा गांधी जो है मनरेगा जो है योजना हो गई थी, और इसे 1 अप्रैल 2008 से समूचे भारत में लागू हो गई थी। मनरेगा जो है एक योजना नहीं है दोस्तों, अपितु एक एक्ट है। इसे समझिए दोस्तों कि मनरेगा जो है कार्य तो क्या करती है, एक योजना के रूप में कार्य करती है, परंतु इसे जो संसद के माध्यम से एक अधिनियम जो है लाकर 2005 में पारित कर दिया गया, तो वो क्या बन गया, एक एक्ट बन गया है। क्योंकि योजना और अधिनियम के मध्य एक महत्वपूर्ण अंतर है कि योजनाओं को जो है समाप्त किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम सामान्यतः स्थायी होता है। यानी कि अगर जो योजनाएं बनती हैं वो तो क्या करते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल जो होता है वही योजना बनाता है, और अगर समाप्त करना होता है तो जो नेक्स्ट सरकार होती है वो भी समाप्त कर सकती हैं। परंतु अगर जो अधिनियम अगर बन जाता है तो वहां पर अधिनियम को समाप्त करने के लिए पूरी प्रोसेस होती है दोस्तों। संसद में बिल लाया जाता है, फिर वहां पर वोटिंग होती है, फिर बहुमत से पारित होता है, उसी के बाद जो है किसी एक्ट को समाप्त किया जा सकता है। तो इसलिए अधिनियम की जो है एक पावर होती है, और एक योजना जो है उसकी एक अलग जो है यहाँ पर जो है पावर होती है। ठीक है, तो योजना को जल्दी समाप्त किया जाता है, जबकि एक्ट जो है सामान्यतः स्थायी होते हैं। मनरेगा के माध्यम से जो है संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित कार्य के अधिकार को कानूनी रूप प्रदान किया गया। तो दोस्तों आर्टिकल 43 के आसपास जो है कार्य के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित किया गया है। यानी कि जो व्यक्ति जो है काम के लिए एक अधिकारी होता है, यानी कि कार्य का जो है अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होता है जो काम के पाने का हकदार होता है। तो इसी जो है कार्य के अधिकार को जो है कानूनी रूप प्रदान जो है इस एक्ट के माध्यम से किया गया। जो मनरेगा योजना है दोस्तों, ये काफी मतलब महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। अभी तक जो भी योजना चले आ रहे हैं उसमें ये मान के चलिए दोस्तों कि गांव के लेवल पर जो है रोजगार प्रोवाइड करने के लिए मनरेगा योजना जो है विश्व स्तर पर विख्यात है, और इसकी जो है तारीफ शायद वर्ल्ड बैंक ने भी जो है की है। ठीक है, तो मनरेगा के द्वारा जो है गांव के लोगों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का जो है रोजगार जो है अनिवार्य रूप से दिया गया है। तो दोस्तों इस एक्ट में ये प्रावधान है कि जो गांव के लोग हैं यानी स्थानीय लोग, उनको जो है वहीं पर जहां पर वो रह रहे हैं उनको कम से कम जो 365 दिन है उनमें से 100 दिन का जो है रोजगार उन्हें दिया जाना चाहिए। और इसकी राशि दोस्तों अभी वर्तमान में मैं बता दूं आपको कि राष्ट्रीय औसत जो है मनरेगा की मजदूरी है वो 202 है अभी, और आप देखेंगे अगर 202 के हिसाब से 100 दिन का रोजगार उनको दिया ही जाता है तो उसके हिसाब से आप इनकम की वैल्यू जो है आपके कैलकुलेट कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कि जो मनरेगा है वो कहीं ना कहीं जो है गांव के ही स्थानीय रूप में वहां के जो लोग हैं जो काम करने के लायक है तो उन्हें क्या किया जाए, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाया जाए, और इस योजना के माध्यम से उन्हें 100 दिन का कम से कम जो है रोजगार प्रोवाइड करने की ये योजना बनाई गई थी। और पंचायती राज और इसका कनेक्शन क्या है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत गांव के लोगों को गांव के विकास से संबंधित कार्य दिए जाते हैं। यानी कि अगर गांव में जैसे कि कोई डेवलपमेंट का कार्य चल रहा है, सड़क बन रही है या फिर तालाब या फिर जलाशय, या फिर हम कहें कि जैसे कि अगर मान लीजिए वहां पर गांव में पेड़ पौधे लगाने हैं तो वहां पर जो गड्ढे खोदने का कार्य है वो भी जो है इस मनरेगा के तहत जो मजदूर सम्मिलित होते हैं वो जो है इसका वहां पर जो है कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो गांव की व्यक्तियों को गांव में ही रोजगार मिल जाता है इसकी वजह से, और मनरेगा का क्रियान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे पंचायती राज और मनरेगा का किस प्रकार से जो है कनेक्ट होती हैं। तो मनरेगा का जो स्थानीय स्तर पर जो क्रियान्वयन है वो कौन करता है, पंचायतें ही जो है करती हैं। ठीक है, इसके बाद है मनरेगा के द्वारा प्रदान की गई समूची जो धनराशि है सीधे ग्राम प्रधान के पास भेजी जाती है। और मनरेगा के अंतर्गत किन लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो आप देखेंगे दोस्तों मनरेगा के तहत जो है हर प्रत्येक वर्ष जो है बजट में एक राशि आवंटित की जाती है, और शायद इस साल के जो केंद्रीय बजट था उसमें भी 60,000 समथिंग जो है बजट में जो है इसकी राशि आवंटित की गई थी। और अभी जो आप देखेंगे आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई है उसमें भी जो है मनरेगा की राशि जो है बढ़ा दी गई है। तो मनरेगा के जो तहत इस योजना में जो है राशि जो है पहुंचाई जाती है वो डायरेक्ट किसको पहुंचाई जाती है, सरपंच को पहुंचाई जाती है, और इसके अंतर्गत जो है लोगों को रोजगार दिया जाएगा, और इसका निर्धारण जो है ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। यानी कि किन लोगों को रोजगार देना है वो कौन डिसाइड करेगी, ग्राम सभा डिसाइड करेगी। इसके बाद है पंचायती राज की कमियां क्या है। ठीक है,
तो भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय द्वारा भारी मात्रा में वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने के बावजूद अभी भी पंचायतों के समक्ष वित्तीय संसाधनों का अभाव है। यानी कि दोस्तों जो मंत्रालय इसके लिए कार्य करता है, स्पेशल रूप से इनको फंडिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि ये जो है अपने कार्य अच्छे तरीके से कर पाए, परंतु जो भी इन्हें जो है बजट आवंटित होता है वो भी जो है इनके लिए पूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, और इनको जो बजट आवंटित प्रोवाइड किया जाता है वो जो है कहीं ना जो है कम जो है साबित होता है, और ये अपने जो है कार्य नहीं प्रोवाइड किए जाते। परंतु हम देखेंगे जब लोकल लेवल पर तो जो पंचायतें होती हैं वो पूर्ण रूप से अपना कार्य नहीं करती हैं। काफ़ी जो है गांव के इलाके जो हैं वो अभी भी पिछड़े होते हैं, और वहाँ पर जो पंचायतें होती है या जो सरपंच बनते हैं वो भी जो है अपने कार्यों को पूर्ण ईमानदारी के साथ जो है नहीं करते हैं। ठीक है, तो पंचायतों के पास अपने पदाधिकारी भी नहीं, ये भी एक इसकी समस्या है। और सामान्यतः अखिल भारतीय सेवक या राज्यों के जो अधिकारी होते हैं वो पंचायतों का प्रशासन करते हैं, यानी कि जो अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो ही जो है इनके कार्यों के लिए कार्य करते हैं पंचायतों के लिए। ठीक है, इसके बाद है अधिकांश राज्यों ने अभी भी 29 विषय में वर्णित जो पंचायती राज की शक्तियों को नहीं सौंपा है। ये भी इसकी एक समस्या है दोस्तों कि जो 29 विषय जो है पंचायती राज में सम्मिलित किए गए हैं वो भी जो है उनकी शक्तियों को नहीं सौंपा है अभी भी बहुत सारे राज्यों ने। इसके बाद है अधिकांश राज्यों ने अभी भी जिला नियोजन कमेटी का गठन नहीं किया गया ना, ये जो प्लानिंग बनाने वाली कमेटी है उसका गठन नहीं हो सका है, और जनपद ग्रामीण विकास एजेंसी जो है इसे संभाल रही है। यानी कि जो प्लानिंग का निर्माण है वो काफ़ी जो है राज्यों में अभी भी जो है कौन कर रहा है, जनपद ग्रामीण विकास एजेंसी ही कर रही है, जबकि उसके लिए एक अलग जिला नियोजन कमेटी का जो है प्रावधान है, तो वो भी जो है अभी तक नहीं किया है बहुत सारे राज्यों ने। इसके बाद है अभी भी राज्य और संघ सरकारों के द्वारा पंचायतों के समानांतर अनेक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे जल संभरण कार्यक्रम और संयुक्त समिति, जिसका प्रशासन राज्य सरकार सीधे अपने अधिकारियों या अपने मंत्रियों द्वारा कराती है। तो आप देखेंगे पंचायतों के समानांतर अनेक संस्थाएं भी जो है गठित कर दी जाती हैं राज्य सरकार और संघ सरकार द्वारा। तो जैसे कि जल संभरण कार्यक्रम उदाहरण दिया है, उसके बाद संयुक्त कमेटी, तो इनके माध्यम से क्या होता है दोस्तों, जो प्रशासन है, जो अधिकारी होते हैं वो ही जो है अपने मंत्रियों के माध्यम से ये जो है कार्य करती है राज्य सरकारें। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है इनको पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलती पंचायतों को। ठीक है, फिर इसके बाद है 1995 में सरकार द्वारा सांसद स्थानीय विकास कोष यानी MP लैंड का जो है गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत सांसदों को प्राप्त धन सीधे जिलाधिकारी यानी कलेक्टर के द्वारा खर्च किया जाता है, और इस पर पंचायतों का कोई नियंत्रण नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि एक 1995 में ये सांसद स्थानीय विकास कोष बनाया गया था। इस कोष में क्या होता है दोस्तों, प्रत्येक वर्ष जो है 5 करोड़ रुपए की राशि जो है प्रोवाइड की जाती है, और इसके लिए जो है यहाँ पर जो राशि आती है 5 करोड़ की प्रत्येक वर्ष, ये किसके द्वारा खर्च की जाती है, तो जो जिले का कलेक्टर होता है वही खर्च करता है। तो आप समझेंगे दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष इनके लिए स्पेशल रूप से जो एक राशि आवंटित की जाती है। जितने भी गांव होते हैं उनके लिए जो है सांसद स्थानीय विकास कोष बनाया गया है, और वहाँ पर जो जिले का अधिकारी होता है यानी कलेक्टर, तो वो ही जो है इसके लिए खर्च करता है। परंतु अगर वर्ष में जो हर बार 5 करोड़ की राशि आती है, अगर वो खर्च नहीं हो पाती तो वापस जो है केंद्र सरकार के पास चली जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखेंगे दोस्तों कि स्थानीय स्तर पर जो है काफ़ी जो है शक्ति दी गई है पंचायती राज को, परंतु वहाँ पर आप देखेंगे कि इनका जो है पूर्ण रूप से जो है क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। काफ़ी जो है समस्याएं भी देखने को मिलती हैं आपको स्थानीय लेवल पर। तो इस जो स्थानीय कोष था, इसे जो है समाप्त करने की बात जो है वेंकट चलैया आयोग ने जो है इसकी सिफारिश की है दोस्तों, कि इसे जो है समाप्त कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, समाज अभी भी पितृसत्तात्मक है, ये भी एक और समस्या है। इसके बाद है समाज में गरीबी, अभाव, निरक्षरता व्याप्त है, इसलिए भारत में पंचायतों के क्रियान्वयन में अनेक बाधाएं हैं दोस्तों। तो ये भी जो है पंचायती राज की कमियां हैं। इसके बाद एक और कमी है दोस्तों कि राज्य नेतृत्व के द्वारा पंचायतों के स्थानीय नेतृत्व को उभारने को हतोत्साहित किया जाता है, जिससे राज्य और संघ के जो नेताओं का परंपरागत वर्चस्व कायम रहे। यानी कि जो राज्य सरकारें होती हैं उसमें जो मंत्री होते हैं, नेता होते हैं दोस्तों, उसी प्रकार से केंद्र में नेता होते हैं। तो ये क्या करते हैं दोस्तों कि जो पंचायतों के सरपंच होते हैं या वहाँ पर स्थानीय लेवल पर जो सरकार चलाते हैं, तो वहाँ के जो ये नेतृत्व संभालते हैं उनको ये उभरने नहीं देते, वहाँ पर ये जो है रुकावटें पैदा करते हैं, जिससे क्या होता है कि वो अपनी एक छवि न क्रिएट जो है न कर पाए। जो स्थानीय लेवल के जो नेतृत्व करता है वो अपनी अगर छवि क्रियान्वित कर लेंगे तो जो संघ के और राज्य के नेता हैं वो कहीं ना कहीं जो है उनकी छवि है वो धूमिल हो सकती है। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने परंपरागत वर्चस्व को बनाए रखने के लिए इनको उभरने के लिए हतोत्साहित करते हैं, इनको आगे बढ़ने से
रोकते हैं। ठीक है, ये भी इसकी एक समस्या है। पंचायती राज का महत्व अब देख लेते हैं दोस्तों। पूरी रामायण आपको अब जो है समझ में आ चुकी होगी पंचायती राज से संबंधित। अब यहाँ पर एंड लेवल पर आपको समझ में आ जाएगा कि पंचायती राज से क्या बेनिफिट है और क्या जो है इसकी महत्ता है। तो पंचायती राज में पहली बार प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग किया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी कि जैसे कि जो जनता होती है वो जो है अपनी सरकार को चुनती है, तो जो सरकार होती है दोस्तों वो अपने जिन लोगों द्वारा चुने जाती हैं वो उसके लिए कार्य करें। इसीलिए स्थानीय लेवल पर जो जनता है वो चुनती तो सरकार को, परंतु इस पंचायती राज के माध्यम से क्या हुआ है दोस्तों कि जो सरकार है वो भी स्थानीय लेवल पर कार्य कर सके। इसीलिए जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। इसमें शासक और जनता दोनों का संवाद सीधे प्रत्यक्ष रूप से होता है और इसने प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आधार खड़ा किया है। इसके बाद है पंचायती राज के माध्यम से सामाजिक न्याय, जो हमने देखा है उसकी स्थापना की गई है। इसके बाद है पंचायती राज के माध्यम से लैंगिक न्याय की स्थापना इससे हुई है। इसके बाद है पंचायती राज के माध्यम से सामाजिक आर्थिक विकास अधिक प्रभावी हुआ है। ठीक है दोस्तों, ये एक आपके कंक्लूड रूप में जो है पंचायती राज व्यवस्था आ चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे वीडियो का एंड होता है, और अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो दोस्तों आप जो है पीएससी अड्डा चैनल के साथ बने रहें और ऐसे ही प्रकार से हम जो है पूरे सिलेबस को कवर करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और शुभ रात्रि।